नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। ये कंपनी आप जैसा कि जानते हैं हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक्स है जिसमें हम बोलते हैं कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं जिनमें आप एसआईपी कर सकते हैं, उसमें भी ये कंपनी है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों कैम्स। आप जानते हैं लास्ट ईयर इस कैम्स का आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद इस कंपनी ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट रिटर्न्स दिए थे। पर उसके बाद इस कंपनी में काफी अच्छे खासे हेल्दी करेक्शन आए हैं और आज भी अगर आप देखेंगे कंपनी तो थोड़ा डाउन ट्रेंड में जरूर दिख रही है। तो आज हम इवेल्युएट करेंगे कंपनी का डिटेल एनालिसिस, क्योंकि अभी तक हमने कंपनी का डिटेल एनालिसिस नहीं किया है। ऊपर ऊपर से हमें कुछ कुछ इसके बारे में बताया, पर आज हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो देखेंगे समझेंगे कि डिटेल एनालिसिस के बाद की कंपनी में क्या मोट है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के सारे बिजनेस कैसे है, रेवेन्यूज कैसे है, वो सब डिटेल समझेंगे जैसा कि हम बाकी के फंडामेंटल एनालिसिस में करते आए हैं। उसके बाद इस कंपनी का हम वैल्यूएशन चेक करेंगे और उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमें इसे कैसे बाय करना है या एग्जिट करना है। और बाय करना है तो हमें एसआईपी में बाय करना है या लमसम अच्छा अमाउंट स्टेक ले सकते हैं, वैल्यूएशन कम है या फॉल है इसलिए। तो वो सारे डिसीजन हम एंड में लेंगे। तो चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके फाउंडर से इसकी शुरुआत करते हैं। ये अब इस कंपनी के प्रमोटर नहीं है, फाउंडर थे इस कंपनी के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वैद्यनाथन शंकर। तो अगर आप देखेंगे ये आईआईएम कैलकाटा से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ और उसके पहले ये आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं। तो अगर देखेंगे इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग रहा है। पहले तो इन्होंने कॉर्पोरेट जॉब किया था और उसके बाद एग्जिट करके अगर आप देखेंगे तो 1987 में वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में एंटर हुए। सबसे पहली उनकी कंपनी थी कंप्यूटर एजुकेशन रिलेटेड। उसके बाद कैम्स इन्होंने स्टार्ट किया था। जी, उनकी सेकेंड वेंचर थी कंपनी कैम्स, जो कि आप जिसके बारे में और डिटेल्स हम बताएंगे दोस्तों। तो ये कंपनी जो कैम्स है ये इनकी सेकेंड कंपनी थी। कैम्स बेसिकली आपको बता दो डील्स करती थी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी सर्विसेज। डिटेल में क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैम्स बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपनी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। इनका पहला क्लाइंट था अलायंस कैपिटल और इनको सेबी से जब अप्रूवल मिला था म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए आरटीए जैसे एक्ट करने के लिए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी जैसे एक्ट करने के लिए, तो अलायंस कैपिटल इनको सबसे पहले फंड इन्वेस्टमेंट मिला था। इनकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में इस कंपनी में काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आए। 2000 में इन्हें एचडीएफसी ग्रुप का भी इन्वेस्टमेंट मिला था और जिसके तहत एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इनके क्लाइंट भी बन गए थे और काफी अच्छा रेवेन्यू भी इनको वहां से आता है। इसका एनएससी का भी स्टेक हुआ करता था और आज एनएससी इस कंपनी में स्टेक नहीं है रेगुलेटरी रीजंस की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों ये कंपनी में काफी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर इन्होंने काफी अर्ली टाइम से लेके आए। हालांकि कंपनी की लिस्टिंग बहुत बाद में हुई थी। आज ये कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं है और इसके बाद इन्होंने बेसिकली एंजल इन्वेस्टर बन गए अब इस कंपनी से एग्जिट करने के बाद। तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, प्रोफेशनल सीईओ है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि ये फैमिली रन बिजनेस नहीं बन गया है, जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद है। अगर कोई कंपनी फैमिली रन ना हो, प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, तो वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टार्टअप्स में काफी न्यूज आ रहे हैं, बाकी कंपनीज में भी पहले न्यूज आते हैं। जो फैमिली रन बिजनेस होते हैं वहां पे थोड़े पैसे साइफंड ऑफ हो जाते हैं, बेसिकली कुछ पैसे फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं, थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे इश्यूज देखने मिलते हैं हमें। तो इसलिए हमें ऐसी कंपनी ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि प्रोफेशनली रन हो, तो वहां पे फैमिली इन्फ्लुएंस ना हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है कि फर्स्ट जनरेशन जो फाउंडर थे अब वो कंपनी के साथ नहीं है। तो ये प्रोफेशनली रन कंपनीज है। पर हाँ, कंपनी में इन्वेस्टर काफी अच्छे और काफी बेहतरीन हो, तो इससे एक अंदाजा जरूर हमें लग जाता है कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं होंगी जल्दी। तो ये थोड़ा फाउंडर के बारे में हो गया। आज देखते हैं तो कैम्स क्या करती है दोस्तों। तो कैम्स एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स के लिए। बेसिकली रजिस्ट्रार अगर आप देखेंगे तो ये रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं, सारे डिटेल्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट रिलेटेड डिटेल, ट्रांजेक्शन रिलेटेड डिटेल सब मेंटेन करते हैं। एंड ट्रांसफर एजेंट्स बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह है वो भी ये मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली कैम्स एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है जो कि आरटीए रजिस्ट्री एंड ट्रांजेक्शन वगैरह जो ट्रांसफर है वो मेंटेन करता है। तो ये पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ये अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसके अगर आप देखेंगे फिजिकल ऑफिसेज भी हैं और कॉल सेंटर्स भी हैं। तो कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है इनकी सर्विसेज अगर यूज करती हैं तो उनके क्लाइंट्स के जो भी इन्वेस्टर्स जो आते हैं उनके पास, उनके जो भी ग्रीवेंसेस है, इश्यूज है, वो भी रिजॉल्व करने के लिए इनके पास कॉल सेंटर वगैरह है। तो इन नटशेल ये कंपनी करती है। हालांकि आज अगर आप कैम्प्स देखेंगे तो ये बस म्यूचुअल फंड में ही बिजनेस नहीं करती है, और भी क्या बिजनेसेस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर इसकी मार्केट पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में तो इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसके क्लाइंट है। अगर आप देखेंगे 15 में से टॉप 15 में से 10 क्लाइंट्स इसके पास हैं। और इसके बाद अगर आप रिसेंट क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो इनके पास जो एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, बेसिकली ये क्या होता है सिंप्लीफाइड टर्म में अगर आपको बता दूं कि बेसिकली जितना इन्वेस्टमेंट इनको मिला है
टोटल, तो वो जो टोटल एसेट है उसका, वो जो एसेट है जो अंडर मैनेजमेंट होता है इनके क्लाइंट्स के पास, उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 70% मार्केट शेयर है। ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स किसी के ज्यादा हो, इनके जो कॉम्पिटिटर है, के फिनटेक इनका कॉम्पिटिटर है, उसके शायद नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा हो, लाइक जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे छोटे छोटे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। तो जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है वो के फिनटेक के पास ज्यादा है, पर जो इनके पास म्यूचुअल फंड है वो मार्केट लीडर है, उनके पास ज्यादा एसेट्स है अंडर मैनेजमेंट, बेसिकली ज्यादा पैसे लोगों ने उनके पास इन्वेस्ट किए हैं, तो वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में अगर आप कैटेगरी में देखेंगे तो ये नंबर वन है। 70% मार्केट शेयर है लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। और स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो आदित्य बिरला कैपिटल, एच डी एफ सी, एस बी आई, यूनियन बैंक जैसे बहुत, पराग पारिक जैसे बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इनके क्लाइंट हैं। तो बड़े बड़े मेजर म्यूचुअल फंड इनके पास ही हैं और सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट 70% इनके पास है। तो ये मार्केट अगर आप देखेंगे जो बैक एंड है आरटीए का मार्केट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट म्यूचुअल फंड के लिए, वो डियोपॉली है। के फिनटेक एक प्लेयर है और दूसरा प्लेयर कैम्स है, और कैम्स सबसे ज्यादा एसेट कंट्रोल करता है, इनके क्लाइंट सबसे ज्यादा एसेट्स कंट्रोल करते हैं, तो 70% मार्केट शेयर इनके पास है। ये एक बहुत बड़ा मोट है। अभी हम थोड़ा आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कोई जो अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो आउटसोर्स क्यों कर देगा और खुद क्यों नहीं करेगा, वो भी थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले आप देख सकते हैं कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एज अ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ये चालू किए थे, बट अब और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस जैसे बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट ऑफिस में क्या करेंगे, बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट, बेसिकली अकाउंट ओपनिंग का या इन्वेस्टमेंट करने का जो रिक्वेस्ट है इनके थ्रू ही आएगा। उसका इनिशियल वेरिफिकेशन, बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है या बहुत सारे जो रेगुलेटरी रिस्क होते हैं वो इवेल्युएट करने का काम भी ये खुद करते हैं। तो ये एक ओवरहेड होता है दोस्तों कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं तो एक ओवरहेड होता है। अगर हर क्लाइंट खुद करने लगेंगे तो इन्हें ये सब खुद करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। तो ये भी ये एज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके बाद जब कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है तो उसकी केवाईसी करनी पड़ती है अपने नो योर कस्टमर से रिलेटेड। उसमें भी रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये फ्रंट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऐसे रिलेटेड। और उसके बाद बेसिकली ट्रांजेक्शन हो गया और उसका रिपोर्ट, बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग और मैनेजमेंट करना, फिर रिपोर्ट करना गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, कंप्लायंस फॉलो करना केवाईसी से रिलेटेड, एंड सेबी, क्योंकि ये सेबी गवर्न करता है तो उसके रेगुलेशन को फॉलो करना और अपडेटेड रेगुलेशन से कंप्लाई करना, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। और अकाउंट सेटअप जैसे बेसिक फीचर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बैक ऑफिस में अगर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सर्विसेज जो क्लाइंट्स को लगती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो ये प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद उसका कंफर्मेशन देना इन्वेस्टर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, क्लाइंट को, वो सब ये प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली रिपोर्टिंग रिलेटेड चीजें भी ये प्रोवाइड करते हैं। बैंक के से रिलेटेड रिकंसिलिएशन, अगर आप देखेंगे ब्रोकरेज फी पे करना, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत सारे ब्रोकरेजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस का भी कुछ अमाउंट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट होता है, ये सारी चीजें डिडक्ट करना और सबको अकॉर्डिंगली पेमेंट करना, वो सब ये करते हैं। और इवेंचुअली रिपोर्ट्स जनरेट करना ब्रोकर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और एंड कस्टमर के लिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक एज अ प्लेटफॉर्म ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे फीचर प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम में अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे तो सारे म्यूचुअल फंड्स की कोई एग्जिस्टिंग आरटीए के साथ टाई अप करके ये चीजें करते हैं। उनके पास चॉइस होती है कि वो ये सिस्टम खुद बिल्ड कर सके, पर क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, जो एग्जिस्टिंग आरटीए वो चार्जेस बहुत कम लेते हैं, तो एसेट लाइट बिजनेस हो जाता है, उन्हें खुद नहीं बिल्ड करना पड़ता है, इनको आउटसोर्स कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड क्यों एक एग्जिस्टिंग आरटीए के साथ जाता है और खुद का प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, क्योंकि एचडीएफसी, एसबीआई इतनी बड़ी कंपनी से वो चाहे तो खुद का प्लेटफॉर्म बना ले। तो पर वहां दिक्कत ये है कि बेसिक फीचर के साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें, रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग जैसी बहुत सारी चीजें होती है। और इसके अलावा कंप्लायंस एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जब भी कंप्लायंस रिलेटेड चेंज होगा आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है और एग्जिस्टिंग कंप्लायंस सारा फॉलो करना पड़ता है, और वो बहुत ओवरहेड होता है बहुत ज्यादा। बेसिकली आप देखेंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता, बट ये फॉलो करना पड़ता है। तो कंप्लायंस रिलेटेड चेंजेस के लिए कैम्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, जिसके तहत वो एक ही कोड लिखना है, उसको ये फीचर बिल्ड करना है एक ही बार और सारे क्लाइंट्स को दे सकता है। तो इनके लिए, कैम्स के लिए करना सारे क्लाइंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल क्लाइंट को अपने एक बिजनेस के लिए करना। इसके साथ साथ
रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ये सारी रिपोर्टिंग, ये भी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो इनका प्लेटफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट भी खुद से करके देता है, उन्हें खुद बिल्ड नहीं करना पड़ता। इसके अलावा रेगुलेटर्स के नए नए रूल्स आते रहते हैं, उससे कंप्लाई करना, और उसमें भी इन टाइम कंप्लायंस करना होता है। जैसे कि आप जानते हैं बैंकिंग डोमेन में काफी बार कंपनीज को बैन कर दिया जाता है नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने से। तो वहाँ पे ऐसी चीजें होती है जहाँ पे वो रेगुलेटरी रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या इन टाइम में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बैन के थ्रू जाना पड़ता है। तो उस ऐसे टाइम पे एक ऐसे बड़े प्लेयर को ये बिजनेस दे देना जो सारे क्लाइंट्स के लिए एक साथ कर रहा है, उसके लिए करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये कैम्प्स के लिए या के फिनटेक के लिए, सारे क्लाइंट्स के लिए एक साथ करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू सारा क्लाइंट खुद करे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के लिए आरटीए के साथ बिजनेस करना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये तो चार्जेस बहुत कम लेते हैं, पर अगर आप देखें फीचर्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। पर दूसरी चीज आप सोचेंगे कि इससे बहुत ज्यादा पावर कैम्प्स या के फिनटेक के पास चला जाता है, जो कि इन अ वे सही है पर पूरी तरह से सही नहीं है। आज भी मेजर पावर म्यूचुअल फंड के पास ही होता है। इनके साथ जो कैम्प्स या के फिनटेक्स के साथ जो इनके एग्रीमेंट होते हैं वो ईयरली रिन्यू होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा उन्हीं के साथ करना है, और बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं होता। और रिन्यूअल के टाइम्स पे क्लाइंट्स डिमांड कर सकते हैं कि आप जो पर पोर्टफोलियो चार्जेस ले रहे हैं या पर ट्रांजेक्शन चार्जेस ले रहे हैं उसको कम किया जाए। और वैसा बार्गेनिंग पावर उनके लिए और ज्यादा हो जाता है जिनका बिजनेस बड़ा है, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, ये बहुत बड़े म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पास और भी बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छा है, तो कैम्स खुद निगोशिएशन के टाइम पे कुछ बेसिस पॉइंट जो इनका मार्जिन है कम करके देता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड का ग्रोथ अच्छा है तो कैम्स का ग्रोथ अच्छा होगा, पर कैम्स का मार्जिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल धीरे धीरे कम होता जाएगा पर ट्रांजेक्शन बेसिस पर, क्योंकि ये इनका प्लेटफॉर्म एक बार रेडी हो चुका है। आप कितना वॉल्यूम बढ़ा रहे हो उससे इनके प्लेटफॉर्म को फर्क नहीं पड़ता। उनको और कोड नहीं लिखना है और नए फीचर बिल्ड नहीं करने, फीचर रेडी है, बस उनको स्केल करना है, हार्डवेयर बढ़ेगा, कॉस्ट। तो इनके लिए ऑल्दो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे ग्रोथ हुआ है तो उसके बाद इनका जो यील्ड है शायद कम हो, पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इनको एक स्केल का बेनिफिट मिलता है और उसकी वजह से इनका यील्ड मेंटेन रहता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो कैम्स को स्केल का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, पर ये कुछ फायदा अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर देती है क्योंकि ये स्केल उनके क्लाइंट ला रहे हैं जो इनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस में देखेंगे तो आज भी ऐसे पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पावर किसी एक के हाथ में। अगर इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो हो रही है, म्यूचुअल फंड्स क्लाइंट अच्छा कर रहे हैं, तो कैम्स भी अच्छा करेगा। हालांकि ये थोड़ा बेनिफिट उनको पास ऑन कर देगा। तो स्केल का एक बेनिफिट इन्हें मिलता है, पर ये बेनिफिट थोड़ा अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर देते हैं। तो ये इनका एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड में तो आप ऐसा समझ के चल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जैसे अच्छे परफॉर्म करेंगी, ये भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे सिमिलर। हालांकि थोड़ा डिक्रीज इनको देखने मिलेगा, पर इनको स्केल का एक बेनिफिट हमेशा इनके फेवर में रहेगा। पर ये बस म्यूचुअल फंड को ही कैटर नहीं करते, इसके अलावा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, एक टाइप का फंड, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम्स के भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे कंपनीज है। इनिशियली ये कंपनीज खुद का सिस्टम खुद बनाती थी, पर आज के टाइम में बहुत सारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है, कैम्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी कैम्स मार्केट लीडर है। और एक नया ट्रेंड देखा है कैम्स ने कि जो भी एआईएफ या फंड सर्विसेज थे ये अब आउटसोर्स कर रहे हैं अपना टेक्नोलॉजी। तो इसमें कैम्स और दूसरे प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है। हालांकि ये इनका इंटरनल डेटा है जो बताता है कि ये मार्केट लीडर है। इसका कोई आउटसोर्स डेटा, थर्ड पार्टी डेटा अवेलेबल नहीं है कोई एनालिसिस करके। तो इसमें अगर आप देखेंगे अगेन रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज, रिकंसिलिएशन, रिपोर्टिंग जैसी चीजें ये एआईएफ एंड पीएमएस सर्विसेज के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन का एक डिवीजन है, जो कि आप देखते हैं, आप एसआईपी के लिए जो आप मैंडेट देते हैं कि एवरी मंथ आपका अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, वो सब ये मैनेज करते हैं। इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो आपको पेमेंट रिलेटेड फीचर्स है वो ये इस डिवीजन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इसकी अलग सब्सिडरी इनके पास। इसके अलावा ये इंश्योरेंस के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स में इनके पास अगर आप देखेंगे 36.7% का मार्केट शेयर है, 4 मिलियन पॉलिसीज इनके पास है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपको एजेंट रिलेटेड मैनेजमेंट, ब्रांच के ऑपरेशन, वो सब के लिए अगर आप देखेंगे न्यू बिजनेस सर्विसिंग पॉलिसीज, रिन्यूअल, कनेक्शन एंड ऑल दोस डिटेल के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको बैक ऑफिस ऑपरेशंस के लिए भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इनका कोर एंड मेजर बिजनेस है। पर इसके अलावा एआईएफ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी इनके पास प्लेटफॉर्म है। इंश्योरेंस के लिए भी इनके पास प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में हालांकि केवाईसी की जरूरत होती है। तो जैसा मैंने बताया पहले, आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जैसे ही एक्ट करते थे, पर ये अब पूरी तरह से एंड टू एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर को। तो अब ये केवाईसी के भी अगर आप देखेंगे, केवाईसी का भी इनका एक सब्सिडरी है जिसके तहत ये केवाईसी रिलेटेड फीचर्स ऑफर करते हैं। जब भी क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है उसका केवाईसी इस प्लेटफॉर्म या इस सब्सिडरी के तहत आप बोल सकते हैं
होता है। ये केवाईसी पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसमें आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन या फिर जो भी केवाईसी रिलेटेड डेटा है आप अपलोड और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो केवाईसी के लिए भी इनका प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि बस म्यूचुअल फंड के लिए, ये सेम प्लेटफॉर्म यूज होते हैं इंश्योरेंस के लिए, पीएमएस के लिए और एआईएफ के लिए। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया जो सबके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इनकी एक सब्सिडरी है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की, जो कि अपने इन्हीं के क्लाइंट्स को, बैंक्स एंड एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनीज को सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करके देती है। इसकी एक सब्सिडरी जर्मनी में भी थी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो अब उसको ये क्लोज करने के प्रोसेस में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके 650 पर्सनल है जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं और इसके तहत ये काफी चीजें बिल्ड करते हैं, जो कि आप देखेंगे थोड़ा आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बिजनेस जो है ये नया एंटर कर रहे हैं, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इनके इस डिवीजन से आ रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर आप रेंज ऑफ इनका जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है तो देखेंगे म्यूचुअल फंड इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसके लिए हम कैम्स को जानते भी है और जिसमें डिओपॉली है और 70% मार्केट शेयर इनका है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज जो कि कैम्स पे है उसके तहत ये प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस के लिए भी इनके पास रिपोजिटरी एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एआईएफ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में भी इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन का भी इनके पास सोल्यूशन है एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने रेगुलेटर से सिक्योर किया है लाइसेंस लॉन्च करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज। अब ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, एक स्लाइड है उसमें डिटेल में। और इसके अलावा एनपीएस, जैसे कि आप जानते हैं एनपीएस के बारे में, उसके लिए भी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए बोलते हैं, उसका भी लाइसेंस इन्हें मिल गया है। आज के टाइम पे सीडीएसएल एंड एनएससी ये काम करते हैं, पर इन्हें भी लाइसेंस मिल गया, तो ये भी अब अकाउंट एग्रीगेटर का काम करेंगे एनपीएस के लिए। यहाँ आप देखेंगे इंश्योरेंस एआईएफ के बाद अब ये एनपीएस में भी एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा ये बैंक्स और एनबीएफसी को रिकंसिलिएशन सिस्टम इन्होंने बनाया, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था उसके तहत, ये रिकॉन डायनेमिक्स इनके प्रोडक्ट का नाम है। तो वो रिकंसिलिएशन के लिए हेल्प करता है मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए। तो ओवरऑल इन्होंने अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए अलग अलग पोर्टल एंड आप देखेंगे वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स बनाया है। एमएफसीआरएम इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए पोर्टल बनाया हुआ है। एमएफ सेंट्रल जो कि केफिनटेक और कैम्प्स ने मिलकर बनाया है, जिसमें आप एज ए इन्वेस्टर अपने डिटेल्स एंटर करने के बाद आप अपने सारे जो आपके म्यूचुअल फंड से, क्योंकि रिकॉर्ड सारे कैम्प्स या आपके फिनटेक के पास ही है, तो उन दोनों का एग्रीगेट करके आप सारे म्यूचुअल फंड्स ट्रैक कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अभी उसमें व्यू ओनली रिपोर्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, आगे उसमें ट्रांजेक्शनल फीचर्स भी आएगा, बट उसमें रिकमेंडेशन वगैरह नहीं मिलेगा कभी। तो ये एक अगर आप देखें रेगुलेटर के थ्रू हेल्प के साथ ये प्लेटफॉर्म बना है, ताकि इन्वेस्टर को कन्वीनियंस हो, वो एक ही जगह अपना सारा म्यूचुअल फंड एक ही प्लेटफॉर्म पे देख पाए। तो उसके लिए एमएफ सेंट्रल इनका ऐप है, काफी अच्छा ऐप है, आप ट्राई कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कैम स्मार्ट बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विसेज है, बेसिकली इनके पास इतना डेटा है, तो उसके तहत ये डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग के तहत एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड काइंड को हेल्प करते हैं कि आपका कौन सा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप इंटेलिजेंस डिराइव कर सकते हैं और जिसके तहत आप न्यू लॉन्चेस या एग्जिस्टिंग चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। कैम सर्व इनका सेल्फ सर्विंग चैटबॉट है इन्वेस्टर्स के लिए। माई कैम्स इनका खुद का ऐप है, जैसे एमएफ सेंट्रल है वैसे ही, बट माई कैम्स थोड़ा फीचर रिच है। इसमें कैम्स के क्लाइंट्स के जो म्यूचुअल फंड है वही आपको दिखेंगे, ये भी ऐप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कैम से लिंक जो भी है म्यूचुअल फंड, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे। और एमएफ सेंट्रल में एक और चीज है कि आपको सेंट्रली आप अपना केवाईसी रिलेटेड चीजें ये सभी इसमें लॉन्च करने वाले हैं। कैम्प्स में भी होता है ये कि आप अपने कोई भी इश्यूज है रेज कर सकते हैं, तो माई कैम्प्स में ये सब चीजें रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी कैम्प्स के क्लाइंट के लिए ओनली। पर एमएफ सेंट्रल यूज करते हैं तो आपको के फिनटेक और कैम्प्स दोनों के ही, तो ओवरऑल सारे म्यूचुअल फंड आपको एक जगह मिल जाएंगे। बट कैम्प्स के भी इनका अडॉप्शन काफी अच्छा है, 4.8 मिलियन यूजर्स है, तो इसमें आपको कैम्प्स रिलेटेड सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली अपने सारे देख सकते हैं इनके वाले क्लाइंट्स के, टोटल नहीं। इसके अलावा एमसी के लिए भी इन्होंने डाइस करके प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। कैम्स वेल्थ सर अभी ये ऑनबोर्डिंग के लिए, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, पीएमएस इन्वेस्टर के डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। S360 अगर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ऐप है, एडवाइजर्स के लिए ऐप है। इसके अलावा सेल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है इनका, एमएफ डेक्स, गो कॉर्प इनके कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पोर्टल है बेसिकली, और एमएफ कंपास अगर आप देखेंगे तो आप को एमएफ को रियल टाइम में उनका परफॉर्मेंस देखने में हेल्प करता है। तो ये बहुत सारे इन्होंने ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसमें एमएफ सेंट्रल जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है एक एज ए एंड इन्वेस्टर के लिए। इसलिए कैम्प्स भी काफी अच्छा है, माई कैम्प्स जो आप यूज कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल से आपको यूनिफाइड व्यू मिलता है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी सब्सिडरीज अगर आप देखेंगे तो कैम्प्स एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी तो आप म्यूचुअल फंड में इसे जानते ही हैं। इसके अलावा इनकी इंश्योरेंस के लिए एक सब्सिडरी 100% ओनरशिप है इसकी। पेमेंट रिलेटेड जिस कैम्प्स पे की बात की वो एक सब्सिडरी है। इसके अलावा इन्वेस्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, और इसके अलावा स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो हमने सॉल्यूशंस की बात की थी उसकी एक सब्सिडरी है, उसकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है जो कि जर्मनी में थी, जो ये अब क्लोज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिनट्यूपल करके एक स्टार्टअप है जिसमें इन्होंने 51% स्टेक एक्वायर किया, जो अब आपको इनको एज ए सब्सिडरी दिखने लगेगा। तो 51% स्टेक उन्होंने एक्वायर कर लिया। वो क्या डील करता है बेसिकली, वो स्टार्टअप अगर आप देखेंगे तो AIF एंड PMS के लिए उन्होंने काफी प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, रिपोर्टिंग रिलेटेड एंड रिकॉर्ड कीपिंग रिलेटेड चीजों के लिए, KYC से लेके सब कुछ। तो उसको एक्वायर करने के बाद उनके क्लाइंट्स भी इन्हें मिल गए हैं, तो AIF और PMS में इनकी पोजीशन और डोमिनेंट हो जाती है उस एक्विजिशन के बाद। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज रही है, वो रिसेंट डेवलपमेंट है। थोड़ा इनका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो इनके जो फंड्स बेसिकली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो 26.7 लाख, ऑलमोस्ट 27 लाख करोड़ का जो फंड्स है इनके क्लाइंट्स मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे 70% है टोटल मार्केट का। मार्केट टोटल अगर आप म्यूचुअल फंड इंडिया में देखेंगे अराउंड 38 लाख करोड़ के अराउंड है, तो वहां पे 27 लाख करोड़ इनके पास ही है। तो 70% इनके क्लाइंट एसेट मैनेज करते हैं। और इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट हो जाता है, दो ही चीजें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनके क्लाइंट्स के पास कितना एसेट है अंडर मैनेजमेंट, दूसरा कितना क्लाइंट्स ट्रांजैक्ट कर रहे हैं या कितने इन्वेस्टर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं SIP के थ्रू या लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिससे इनको बिजनेस नया मिलता है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे 11 करोड़ के ट्रांजैक्शन इनको इस क्वार्टर में मिले हैं, लास्ट क्वार्टर में 10.2 करोड़ था। तो यहाँ भी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने मिल रही है। SIP रजिस्ट्रेशन में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है, मोमेंटम। 43 लाख नए रजिस्ट्रेशन मिले हैं इस क्वार्टर में। SIP बुक जो है उसमें अगर आप देखेंगे 9% ग्रोथ देखने मिली है। तो इसके अलावा इक्विटी रिलेटेड जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें 8.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने मिली है। तो यहाँ ग्रोथ वाइज अगर आप देखेंगे नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा कैम्स का जो डिजिटल प्रॉपर्टीज है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 7.9 लाख करोड़ है। कैम्स के वेबसाइट पे अगर आप विजिट देखेंगे 11 लाख विजिटर्स दिखते हैं, तो जो कि काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है। इन्वेस्टर का जो ऐप है माई कैम्स, वहां भी अगर आप देखेंगे 10 मिलियन यूजर्स हैं अगर आप देखेंगे एवरी मंथ, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और MF सेंट्रल जो कंबाइंड लॉन्च किया के फिनटेक एंड कैम्स ने, तो वहां भी अगर आप देखेंगे लॉन्च के बाद सितंबर 2021 में लाइव गया था, उसके बाद 1.25 लाख ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन देखने मिले हैं। और फीचर ऐड करने के बाद और भी क्लाइंट्स इसमें बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा दूसरे बिजनेसेस के बारे में अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड PMS में इनको नए क्लाइंट्स मिले हैं। Q3 में 11 नए क्लाइंट्स मिले हैं। और कैम्स वेल्थ सर्व जो कि इनका ऑनबोर्डिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां भी 6 साइनअप्स इनको ऑलरेडी मिल गए हैं। तो इनको ट्रैक्शन काफी अच्छा मिल रहा है AIF PMS में भी। इसके अलावा गिफ्ट सिटी गुजरात में जो बना है, वहां भी इन्होंने अपना एक ऑफिस लॉन्च कर दिया है। बेसिकली वहां से कॉल सेंटर और बाकी ऑपरेशनल रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करेंगे। इसके अलावा अकाउंट एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आई थिंक डिटेल में हम और बात करने वाले हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे अकाउंट एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म जो था वो लाइव जा चुका है, जिसका ऐप का नाम है कैम्स फिनसर्व। यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर के साथ बेसिकली TSP के बारे में बताना है तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली क्या है कि RBI के मैंडेट के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है 5 एंटिटीज को अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनने का। अब अकाउंट एग्रीगेटर क्या है बेसिकली कि एज अ अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आप एक इन्वेस्टर जैसे हम और आप जैसे लोग हैं, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से कंसेंट ले सकते हैं, और उनके कंसेंट के बाद उनका जो भी डेटा है किसी भी बैंक के साथ, NBFC के साथ, इंश्योरेंस के साथ, डीमैट अकाउंट का डेटा, इंश्योरेंस का डेटा, सारा डेटा आप लिंक कर सकते हैं अकाउंट एग्रीगेटर के पास। और ये लिंकेज के बाद क्या होगा कि कभी भी कोई इंश्योरेंस को अंडर राइटिंग के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म से, अभी आप अपना 3 महीने 6 महीने या 1 ईयर का आपसे रिपोर्ट मांगा जाता है, आपका बैंक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मांगा जाता है सारे बैंक्स का, तो वो सब आपको मैनुअली करना पड़ता है। ये हो जाने के बाद क्या होगा कि जब भी आपको कहीं फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आप कंसेंट दे सकते हैं, ये अकाउंट एग्रीगेटर से सारा डेटा खुद ले लेंगे। तो ये अभी ये चालू हुआ है, लाइसेंस मिला है, और एग्रीगेशन के लिए प्लेटफॉर्म 5 कंपनीज बना रही है, उनके रजिस्ट्रेशन मिल गया है। पर इसमें सेकेंड लेग क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक्स है उनके पास ऑलरेडी सिस्टम ऐसा रेडी नहीं है जो अकाउंट एग्रीगेटर को डेटा प्रोवाइड कर सके। तो वहां आता है TSP सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। इसके लिए इन्होंने फिनड्यूट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज के थ्रू। उसके लिए आपको लाइसेंस नहीं लगता, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है अपना डेटा इंटीग्रेट करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ। इसमें मेजर बिजनेस या मार्जिन अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के लिए होगा, जो कि बैंक्स को प्लेटफॉर्म APIs एक्सपोज करने के लिए मदद करेंगे, जिसके तहत वो अपना डेटा अकाउंट एग्रीगेटर को दे पाए। प्लेटफॉर्म तो बना ही रहे हैं लाइसेंस लेके, इसके अलावा TSP टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट बना के, जिसके तहत बैंक्स अपना ये डेटा एक्सपोज कर सकते हैं और बहुत सारी APIs एक्सपोज कर सकते हैं।
तो ये दोनों चीजें इन्होंने की है एक सब्सिडरी के साथ। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर का पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और दूसरी स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर के साथ ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। आज के टाइम में मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अकाउंट एग्रीगेटर के लिए 5 ही कंपनी है, पर ये टीएसपी जो सॉल्यूशन है अकाउंट एग्रीगेटर से इंटीग्रेट करने का, उसके लिए बहुत सारी कंपनीज हैं। तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा है, पर वहीं बिजनेस में मार्जिन भी ज्यादा है। इसके अलावा एनपीएस के लिए जो इन्होंने लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे Q4 में इनको रजिस्ट्रेशन मिला था, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और Q4 में लाइव जाने वाला है। 17 को इनका वर्चुअल लाइव लॉन्च इवेंट था सीआरए के लिए। तो अब ये एनएसडीएल और एनएससी के बाद आपको कैम सीआरए एक थर्ड ऑप्शन मिल सकता है आगे से एनपीएस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह करेंगे इसमें। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियली टारगेट करेंगे एक छोटा सा सेगमेंट उसमें, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंस तभी बनता है एक बिजनेस के लिए कि जब वो अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस ले ले, इसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करे बैंक्स को, जिसके तहत वो इंटीग्रेट कर पाए। क्योंकि बैंक के पास इतना अभी ऑलरेडी ये बिल्ड करना बहुत सही नहीं लगता, क्योंकि सारे बैंक्स को ये फीचर चाहिए। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं ऑलरेडी जो ये फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैम्स भी ये चीज कर रहा है, वहीं सबसे ज्यादा बिजनेस भी आने वाला है। क्योंकि एज अ टीएसपी आप बैंक को हेल्प भी कर सकते हैं कि आप इस अकाउंट एग्रीगेटर के साथ जाइए या किसी और के साथ जाइए। तो वहाँ एक टीएसपी सॉफ्टवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिंड्यूट इनके प्रोडक्ट का नाम है। तो अकाउंट एग्रीगेटर तो है, पर एफपीस अकाउंट एग्रीगेटर के पास बैंक्स आएंगे, वो उनका रुझान कहाँ रहेगा, वो टीएसपी से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अकाउंट एग्रीगेटर के साथ टीएसपी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करें। इसमें हेल्प क्या है इंडिविजुअल के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप सारा इन्फॉर्मेशन अपना एक जगह पे देख सकते हैं। बैंक्स और बिजनेस के लिए क्या अच्छा हो सकता है कि इनको एक पूरा सारा इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल का एक जगह मिल जाएगा, जिसके तहत उनको इंश्योरेंस अंडर राइटिंग या लोन देना वो सब इजी हो जाएगा। उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। इसमें रेगुलेटर काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं ताकि इससे एंड यूजर को फायदा हो, और पीएसयू बैंक्स के को भी पुश कर रहे हैं कि वो इसमें और इवेल्युएट करे, आगे बढ़े। 8 एंटिटीज है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि 8 बैंक्स अभी इनके सिस्टम के साथ लाइव हैं। इनका जो कैम्प फिनसर्व ऐप भी है वो भी लाइव है, आप ऐप स्टोर पे देख सकते हैं, पर वो अभी इतना फंक्शनिंग नहीं है। मैंने ट्राई किया, वो इतनी अच्छे से नहीं चल रहा है, जो होपफुली आगे जाके इम्प्रूव हो जाएगा। पर यहाँ इनकी जो पोजिशनिंग है काफी अच्छी है कि टीएसबी और अकाउंट एग्रीगेटर दोनों एक साथ प्रोवाइड करेंगे। और ये किस सेगमेंट को कवर करेगा, बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए, ब्रोकरेजेस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, कि आपका एक ही जगह आप सारा इन्वेस्टमेंट और सारा ट्रांजेक्शन बैंकिंग हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। इसके तहत बैंक्स के लिए लेंडिंग करना या मॉनिटर करना किसी भी इन्वेस्टर को इजी हो जाएगा। एनबीएफसी के लिए भी लेंडिंग इजी हो जाएगा, हाउसिंग लोन वगैरह के लिए, सबके लिए। ब्रोकरेजेस के लिए एफएनओ अकाउंट ओपन करना इजी हो जाएगा और उनको भी ट्रांजेक्शन देखना इजी हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस अंडर राइटिंग करना इजी हो जाएगा, सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के लिए भी यही कि आपको सारा डेटा एक साथ मिल रहा है। वैसे आप डिमांड करते थे क्लाइंट से, वो अलग अलग ट्रांजेक्शन दे सकते थे, पर इससे कन्वीनियंस काफी बढ़ जाती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इसके अलावा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के तहत एनपीएस के लिए अप्लाई किया था, जिसका प्लेटफॉर्म इनका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। इसमें अगर आप बिजनेस देखेंगे तो गवर्नमेंट FY23 का प्रोजेक्शन है कि जो गवर्नमेंट है वो 85% होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर 15% होगा, और ऑल सिटीजन जो बाकी लोग खुद से करते हैं कॉर्पोरेट के अलावा, वो 27% अराउंड होगा। अभी अगर आप देखेंगे FY22 में 21% है। तो इनका टारगेट है कि सबसे पहले फेज 1 में या ऑल सिटीजन वाला जो सीआरए है उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट में फोकस करेंगे। कॉर्पोरेट पे फोकस करने के लिए इनको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस चाहिए, हर कॉर्पोरेट के साथ टाई अप और प्रेजेंस होना चाहिए, ताकि वो क्लाइंट्स को हेल्प कर सके चूज करने में सीआरए की, आप सीआरए कैम्स यूज करिए बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑलरेडी बिजनेस में एनएसडीएल सीआरए और के फिनटेक सीआरए है, ये दोनों ऑलरेडी मार्केट काफी अच्छा, इनके पूरा मार्केट इन्हीं के पास है। अब ये थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इनिशियली देखते हैं इसमें इनको कैसे ये इस बिजनेस को टारगेट करते हैं और मार्केट शेयर लेते हैं, क्योंकि के फिनटेक और एनएसडीएल ऑलरेडी काफी ज्यादा बिजनेस लेके बैठे हैं। एमएफ सेंट्रल जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, एक सिंगल प्लेस पे आप सारा 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, रेगुलेटर्स के लिए भी आसान हो जाता है, एक ही जगह पे सारा डेटा मिल जाएगा। और कंप्लेन्स ग्रीवेंसेस जो भी रेज्ड होते हैं वो कोई भी म्यूचुअल फंड का सेबी के तहत, तो उस सिंगल प्लेटफॉर्म के तहत अगर वो बेसिकली ट्रैक होगा। एंड गोल ये है कि जो भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी इश्यू रेज करना चाहते हैं, अपना केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप कर लीजिए, सारे म्यूचुअल फंड के लिए हो जाएगा वो। तो ये सारा जो कन्वीनियंस है उस इस प्लेटफॉर्म के तहत आपको मिल जाएगा, इजी एक्सेस मिलेगा।
तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 1.25 लाख और इनका ऐप काफी अच्छा है, ये मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो थोड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर का डेटा है ये कि एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट 27.6 लाख करोड़ इनके पास था और इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे 38.2, तो 70% मार्केट शेयर इनका है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे इनका ग्रोथ 28.4 रहा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा है। तो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखेंगे इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा है। तो इससे थोड़े क्वेश्चंस भी आए थे कि शायद मार्केट शेयर के फिनटेक का बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट है इसमें, इक्विटी बेस जो है 10.9 ट्रिलियन है, तो उसमें अगर आप देखेंगे इनका ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। 49% है इंडस्ट्री का, 54% का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़े इधर उधर फ्लक्चुएशन देखने मिलते हैं, पर ओवर द लॉन्ग टर्म अगर हम ट्रेंड देखें अभी तक का, तो कैम्स का अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर काफी ज्यादा है। और ये शॉर्ट टर्म में इसलिए भी आया क्योंकि जो छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया, तो लोग उसमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर ये सेक्युलर ट्रेंड नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से कब मार्केट कैसा परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे कभी लार्ज कैप का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी स्मॉल कैप का होता है, छोटी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होता है बड़ी म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से। तो थोड़ा मार्केट इधर उधर होते रहता है, पर ओवर द लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो बड़ी कंपनीज ही मार्केट शेयर लेके जाती है, तो उसमें इनको फायदा होगा क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज इनके पास है। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ड जो एसेट मैनेजमेंट है वो 75.5% अगर आप देखेंगे इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। और उसके अलावा जो नॉन एसेट बेस्ड है, नॉन एसेट बेस्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपको ट्रांजेक्शन रिलेटेड चार्जेस हैं, क्योंकि वो कितना अमाउंट का ट्रांजेक्ट किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड चार्जेस है। और फिर उसके बाद बैकएंड अगर आप देखेंगे कॉल सेंटर सर्विसेज ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए, तो नॉन वो एसेट से डायरेक्टली लिंक नहीं है कितना एसेट है, तो उसको नॉन एसेट बेस्ड म्यूचुअल फंड का अगर आप देखेंगे 15% रेवेन्यू, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 90% रेवेन्यू इनका म्यूचुअल फंड से ही आ रहा है। कुछ एसेट से लिंक्ड है, कुछ डायरेक्टली एसेट से लिंक नहीं है। नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू जो आप देखेंगे इसमें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पीएमएस, इंश्योरेंस रिलेटेड है। और आगे इसमें अगर आप देखेंगे एनपीएस वगैरह भी आएगा, बट उसको भी टाइम है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे 9.3 9.7 का ट्रेंड रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर देखने मिला है ओवरऑल। तो अगर आप देखेंगे बोल सकते हैं कि 10% अप्रोक्सीमेटली इनका रेवेन्यू नॉन म्यूचुअल फंड से आ रहा है। 90% ये कंपनी अभी भी म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है बिजनेस में, पर अभी भी मेजरली कंपनी म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड के कैसे परफॉर्मेंस रहेंगे, म्यूचुअल फंड में क्या ट्रेंड्स रहेंगे, वैसे ही ये कंपनी में हमें ट्रेंड देखने मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों इस कंपनी का डिटेल। इसके अलावा अगर आप ये वो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे इनका, तो रेवेन्यू में जो इनका ग्रोथ आया था 27.8% का ग्रोथ आया था। और 237 करोड़ का इनका लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू रहा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% का ग्रोथ रहा था। एसेट बेस्ड रेवेन्यू 26% है जो हमने ऑलरेडी देखा। नॉन एसेट बेस्ड 32% है। और नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू 32% है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर इसमें थोड़ा ग्रोथ 1.3% का कम देखने मिला है। तो इनका ये ग्रोथ वगैरह है। थोड़ा वैल्यूएशन पे आ जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे इनका मार्केट कैप 11,600 करोड़ का है और इनका पी अप्रोक्सीमेटली 44 के अराउंड आता है। इनका आरओसी आरओई नंबर अगर आप देखेंगे काफी बेहतरीन है, 57.7 आरओसी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे 44% का है। तो इनका आरओसी आरओई नंबर बहुत बेहतरीन है। यूजुअली हम कोशिश करते हैं 25-30 के ऊपर मिले, तो ऐसी प्लेटफॉर्म कंपनीज में ही ऐसे अगर आप देखेंगे आरओसी आरओई देखने हमें मिलता है। ये जैसे आप जानते हैं कंपनी है जिसमें काफी अच्छा हमें आरओसी आरओई देखने मिला। तो ये कंपनी की ग्रोथ स्टेबल रहेगी, इनके रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं क्योंकि एक बार क्लाइंट आ गए और स्केल का जो इनको बेनिफिट मिलता है वो इन्हें मिल रहा है ऑब्वियसली। तो इनका अगर आप 11,600 करोड़ मार्केट कैप में लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू देखेंगे तो 227 करोड़ का है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप देखेंगे पिछले काफी क्वार्टर से 200 करोड़ के अप्रोक्स रेवेन्यू आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जरूर हमें काफी फ्लक्चुएशन देखने मिल रही है। इस क्वार्टर का प्रॉफिट 94 करोड़ है। जून में वो 103 करोड़ का प्रॉफिट रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये बना रहे हैं। ओवरऑल ईयरली ट्रेंड अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ ये अभी 23 करोड़ का कर चुके हैं, तो लास्ट ईयर से काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। पिछले साल 670 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया था। 2018 से 2020 तक देखेंगे बहुत बहुत बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने नहीं मिली है। और इसका एक बड़ा रीजन पिछले 2 साल का कोविड रहा था, जिसके कारण इनके एसआईपीज जो थे वो लोग कैंसिल कर रहे थे। उसको थोड़ा स्टॉप करने के लिए इन्होंने नया फीचर भी लॉन्च किया था कि आप पॉज कर सकते हैं एसआईपी, और जो लोग इन्होंने कैंसिल किया था उन्हें बाद में इन्होंने रीच आउट किया कि आप वापस एक्टिवेट कर लीजिए। ये सारे फीचर्स इन्होंने दिए हैं ऑब्वियसली। पर यहाँ पिछले 3-4 सालों में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिला था। ये पूरे सेक्टर का भी वैसा ट्रेंड सिमिलर रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिला है, पर इस साल जरूर हमें ग्रोथ देखने मिला है और आगे उम्मीद है कि आगे और भी अच्छी ग्रोथ देखने मिलेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे इस साल ऑलमोस्ट 400 करोड़
टच करने वाले हैं ये, और इसके पहले 280 225 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिला था। तो यहाँ अगर आप प्राइस टू सेल्स देखेंगे तो इस साल अगर आप मान ले 800-900 करोड़ का अगर ये सेल्स करते हैं तो भी 9,000 करोड़ अगर आपका वैल्यूएशन देते हैं तो 10x होता है, यूजुअली टेक कंपनीज को मिलता है। पर ये क्योंकि प्रॉफिटेबल है, अच्छा मार्जिन है, तो उसकी वजह से इसको कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इनको क्लोज टू 12,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा है 800 करोड़ के रेवेन्यू में। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ज़रूर काफ़ी हायर एंड पे है, और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, उसका एक डेटा कंपेरिजन में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनका शेयर होल्डर, तो प्रमोटर्स ने भी पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इनका प्रमोटर है अभी के टाइम पे, क्योंकि उसके काफी ज्यादा स्टेक है, तो उसने भी लास्ट क्वार्टर में काफी ज्यादा स्टेक कम किया हुआ है, 30 से 23% का स्टेक लाया, तो वैल्यूएशन काफी बढ़ गए। तो ये लोग प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने एंट्री की थी 2017 में, और आज के टाइम पे देखेंगे तो अब ये आईपीओ के टाइम पे थोड़ा कम किया और अब और कम कर रहे हैं। तो ये प्योरली अगर इनको जब लगता है वैल्यूएशन काफी बढ़ गए हैं, दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो एग्जिट करते हैं। तो आपको इस तरह से इसको देखना चाहिए कि वैल्यूएशन ही मुझे लगता है एक ज्यादा था, जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, और उन्हें दूसरे अच्छे इन्वेस्टमेंट दिख रहे होंगे, इसलिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी कम की। इसके अलावा एफआईआईज का स्टेक इसमें जरूर हम देखेंगे बढ़ा है, डीआईज ने भी स्टेक कम किए हैं इसमें, और पब्लिक का स्टेक काफी बढ़ा है। एक थोड़ा कंपैरिजन के लिए, और रिटर्न तो काफी अच्छा है इनका पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो, एक कंपैरिजन के लिए हम एक चीज कर सकते हैं दोस्तों कि बीएसई से थोड़ा कंपेयर करते हैं इनको, इनका बीएसई से थोड़ा कंपैरिजन देख सकते हैं दोस्तों हम। तो पिछले बीएसई का अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 12,700 करोड़ का है, और इनका भी अगर आप ईयरली ट्रेंड देखें तो 600 करोड़ के आसपास तक का ये रेवेन्यू कर रहे थे, 200-250 करोड़ की प्रॉफिट ये बना रहे थे, 200 करोड़ की। हालांकि मार्च में इनके प्रॉफिट काफी कम आए, पर इस साल ये भी 700-750 800 करोड़ के करीब रेवेन्यू कर रहे हैं। तो इनका रेवेन्यू ट्रेंड और प्रॉफिट ट्रेंड अगर आप देखेंगे थोड़ा बीएसई से मिलता जुलता है। अगर आप इसका बीएसई का परफॉर्मेंस देखें, 2020 के पहले ये स्टॉक ट्रेड करता था 500 के अराउंड, तो इसी रेंज में ये स्टॉक काफी टाइम तक ट्रेड कर रहा था। पर इस साल क्योंकि ये बुल मार्केट था, ऑब्वियसली ग्रोथ देखने मिला है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा जस्टिफिकेशन होता है। तो ये बुल मार्केट, तो वैल्यूएशन अगर आप देखें 500 से अब ये इनका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे या 3,000 तक पहुंच गया है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बुल मार्केट है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा हेफ्टी मिल रहा है कंपनीज को इस सेक्टर में, और ये सेक्टर में बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड्स में भी, स्टॉक मार्केट में भी, तो वो भी एक रीजन रही है। तो वैल्यूएशन वाइज ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो पहले सिमिलर रेवेन्यूज पे इनको इतने अच्छे वैल्यूएशन नहीं मिल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि जरूर अगर आप पीक से देखेंगे तो स्टॉक काफी ज्यादा डाउन है, 400 के आसपास से स्टॉक 2300 के आसपास है, वैल्यूएशन काफी डाउन है, प्रमोटर ने भी सेल लिया। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि इसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गिरा है इसलिए वैल्यूएशन आज भी थोड़ा इसका हाइयर एंड पे है, बस क्योंकि इसमें ग्रोथ है तो वैल्यूएशन मिल रहा है, और बुल मार्केट है तो ये हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। अगर मार्केट अगर आप देखें जैसे 2018 से 2020 का जो मार्केट था, पेंडेमिक के पहले भी स्लो डाउन आ रहा था, वैसा अगर मार्केट रहे तो इसको वैल्यूएशन में काफी करेक्शन देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मेरा वैल्यूएशन लेके यही कहना रहेगा कि हालांकि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, पर वैल्यूएशन काफी लो एंड पे भी नहीं है इसका वैल्यूएशन, तो ये स्टॉक काफी सस्ता नहीं है। पर कंपनी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जिसमें सेक्युलर ग्रोथ हमें देखने मिलेगा काफी अच्छा, इंडस्ट्री के हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड इनका भी ग्रोथ होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में इनके अगर आप देखेंगे एसेट के जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे यील्ड जरूर कम होगा, बट उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा तो इनका भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते हुए ग्रोथ दिखाएंगे, हालांकि थोड़ा कम इनका ग्रोथ हो सकता है उससे, ओवरऑल से मार्केट शेयर इनका अच्छा है, बिजनेस में स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो जाए, क्लाइंट छोड़ दिए, ऐसा नहीं होने वाला है, जबकि उल्टा हो रहा है। फ्रैंकलिन ने भी इनके प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट किया है तो इनका मार्केट शेयर और बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिजनेस में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छा है, और आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से ग्रोथ इनका अच्छा आ रहा है, और आरओसी आरओई नंबर्स भी बहुत अच्छे, ओवरऑल बिजनेस बहुत बेहतरीन है। वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर मुझे जहां तक लगता है स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए एसआईपी के थ्रू। ये एसआईपी सपोर्ट करते हैं, पर इनका स्टॉक भी ऐसे वैल्यूएशन कमांड कर रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा तो ये स्टॉक रहेगा हमारा बाय ऑन डिप। आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर अच्छे करेक्शन आ रहे हैं आप अच्छा स्टेक ले सकते हैं इसमें, या फिर आप मंथली इसमें ट्रांजैक्ट इन्वेस्टमेंट करते जाइए, उसके लिए भी काफी अच्छा है, बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। हाँ, वैल्यूएशन इसके आप बोल सकते हैं कि बहुत चीप नहीं है, या बहुत एक्सपेंसिव जो थे देखने मिल रहे थे उतने भी नहीं है, पर अभी भी वैल्यूएशन इसकी चीप नहीं है। तो ओवरऑल यही रिकमेंडेशन रहेगा। आप जैसा जानते हैं कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये वीडियो हमारा पूरा एजुकेशनल था,
उस तरह से ही आप देखिए, आप हमें कमेंट्स में बताइए एनालिसिस कैसा रहा। हालाँकि एनालिसिस काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों। इसके अलावा एक और अपडेट कि हम काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं, उसकी वजह रही है मेरे हेल्थ रीज़न्स, जिसकी वजह से एनालिसिस के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं। तो कोशिश करूँगा कि और अच्छे-अच्छे क्वालिटी वीडियोज़ मैं ले आऊँ, और क्योंकि ये वीडियोज़ के पीछे काफ़ी मेहनत जाती है। एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और बहुत सारी डिटेल्स के थ्रू जाना पड़ता है बिज़नेस समझने के लिए, और उसके बाद उसको आसान भाषा में आपको प्रेज़ेंट करने के लिए। और ये समझना मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं भी इसी एनालिसिस के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं भी वो जो आप पोर्टफोलियो स्टॉक्स दिए हैं मैंने आपको, वो स्टॉक्स मैं भी बाय करता हूँ। हाँ, मैं एसआईपी के थ्रू नहीं करता, मेरे पास जब जैसे पैसे हों, जैसा एनालिसिस है, एक स्पेसिफिक स्टॉक बाय करता हूँ, पर यही सारे को स्टॉक्स मेरे भी पोर्टफोलियो में हैं जो मैं आपको बताता हूँ, या मॉडल पोर्टफोलियो में मैं जो आपको शेयर करता हूँ। तो ये एनालिसिस मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि मैंने वो मेहनत ऑलरेडी की हुई है, तो मैं वो वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो कमेंट्स में दोस्तों ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।